नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ़िलहाल हूँ मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आज मेरा काठमांडू के अंदर पहला दिन है। आज सुबह आ गया था, लेकिन सुबह लगभग 7-8 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम जो है दरबार स्क्वायर को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो नेपाल में थामेल एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूँ और यहीं पे जो मेरा हॉस्टल है वो है। तो फ़िलहाल जो है मैं दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। दरबार स्क्वायर यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि अभी तो सिम भी नहीं ख़रीदा है मैंने, तो सिम भी ख़रीदना जो है वो बाकी है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है डिस्टेंस का। पहले दरबार स्क्वायर विज़िट करते हैं और अगर रास्ते में कोई शॉप दिखेगी तो वहाँ से सिम भी मुझे जो है ख़रीदना है, क्योंकि जैसे ही आप सोनोली बॉर्डर क्रॉस करते हो, वहाँ से क्रॉस करने के बाद ही 4-5 किलोमीटर के अंदर ही जो है, जैसे ही आप अंदर आते हो तो जो आपका नेटवर्क है फ़ोन में वो चले जाता है। तो जब भी आप नेपाल में एंट्री करने वाले हैं, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे ही एंट्री कर रहे हैं उससे पहले अगर आपको सिम से रिलेटेड या फ़ोन में कुछ काम करना है, अपने कॉल को फॉरवर्ड करना है, तो वो पहले ही कर ले, वरना पता चला आप एंट्री करें और उसके बाद फिर आप कॉल फॉरवर्ड करने के बाद वापस आपको पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग मुझे मिले थे बस में, वो साथ में ही जा रहे थे और वो कॉल फॉरवर्ड उनको करना था, लेकिन नेपाल में वो एंट्री कर गए, 2-3 किलोमीटर अंदर आए, फिर वापस वो इंडिया बॉर्डर पर गए, इंडिया को क्रॉस किया, फिर 1-2 किलोमीटर उस तरफ गए और उसके बाद उन्होंने कॉल फॉरवर्ड किया। तो ये चीज़ आप पहले ही कर लें। अगर आपको सिम से रिलेटेड कोई भी काम है तो सोनोली बॉर्डर के उधर ही कर लें, इस साइड आते ही आपकी जो सिम है वो बंद हो जाती है। आज संडे का दिन है और संडे को यहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, तो पूरी तरह से अलग है यहाँ पर चीज़ें। सैटरडे के दिन यहाँ पे ऑफ होता है। कल सैटरडे था, कल मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मुझे कोई सिम कार्ड मिल जाए, लेकिन सैटरडे का दिन होने के कारण मुझे सिम कार्ड जो है वो नहीं मिला। तो आप भी अगर आते हैं यहाँ पर नेपाल में तो कोशिश करें कि सोनोली बॉर्डर के उधर ही, अगर सैटरडे का दिन है तो वहीं से आप करेंसी भी एक्सचेंज करा लें और जो सिम है वो भी ख़रीद लें, क्योंकि इधर आते समय अगर सैटरडे का दिन हुआ तो ना आप सिम ले पाएंगे और ना ही करेंसी एक्सचेंज कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन यहाँ पे ऑफ होता है। स्कूल वगैरह, मार्केट वगैरह सब कुछ जो है सैटरडे के दिन नेपाल के अंदर बंद होता है। तो नेपाल में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो लोग हैं ना काठमांडू के अंदर, प्रॉपरली जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सारे जो लोग हैं वो फुट ओवर ब्रिज का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं और सिग्नल का भी प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं। जितना भी अभी मैंने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जो सारे रूल्स हैं मुझे फॉलो करते हुए नज़र आए। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं नज़र आया कि वो ब्रिज के नीचे से जा रहा हो। हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि कई बार फुट ओवर ब्रिज होने के बावजूद भी जो लोग हैं, कई बार जो फुट ओवर ब्रिज है वो बनने के बावजूद भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो सड़क है उसी से जो सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम भक्तपुर दरबार स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं और इस जगह को देखकर आपको जो ओल्ड नेपाल है उसकी जो एक झलक है वो समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो है अभी जस्ट मैं आया हूँ, मैंने एंट्री की है उस गेट से, और जो भक्तपुर दरबार है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो बस उधर ही चल रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं जो ओल्ड नेपाल, जो ट्रेडिशनल नेपाल रहा होगा, आज से कई सालों पुरानी ये इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। और जो भक्तपुर दरबार है उसकी तरफ जो है हम जा रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूरी पर जो भक्तपुर दरबार है वो है। तो दोस्तों, भक्तपुर के अंदर हमने एंट्री कर ली है और आप देख सकते हैं पीछे जो ट्रेडिशनल नेपाल है, एक ओल्ड नेपाल की जो झलक है वो नज़र आती है। जब यहाँ पर भूकंप आया था तो यहाँ पे कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुँचा है, वो भी यहाँ पे नज़र आया, वो थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, लेकिन फिर भी इस जगह की जो खूबसूरती है वो कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पीछे, और इधर से ये जो भक्तपुर दरबार है इसका जो एंट्रेंस गेट है वो है। तो ये जो पुरानी इमारतें हैं उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो इमारतें हैं वो कितनी ज़्यादा पुरानी हैं और एक ट्रेडिशनल नेपाल जो पहले के समय में रहा होगा उसकी जो एक झलक है वो देखने को मिलती है। तो इस भक्तपुर दरबार के अंदर मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट, ऑफिसेस और कुछ शॉप्स भी नज़र आई। इस तरफ आप देख सकते हैं एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पीछे जो म्यूज़ियम है वो है, और इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो
रेस्टोरेंट है वो हैं। वहीं साथ में इधर जो एक गली गई है वहाँ पे आपको जो कुछ शॉप्स हैं वो नज़र आ रही होगी। तो ये जो भक्तपुर दरबार है वो है, और इसमें ही दरबार स्क्वायर भी बना हुआ है। तो हम अभी आगे चल रहे हैं और अभी जस्ट एंट्री की है। इंटरनेट बंद था, मैं सिम कार्ड नहीं ले पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना जानता हूँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये एक तरह से ऐसा मार्केट की तरह लगा ये, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, म्यूज़ियम्स भी हैं, तो सबका अपना अपना अलग हिसाब किताब है। कुछ चीज़ें कब ओपन हो रही है, क्लोज़ हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे जो म्यूज़ियम्स वगैरह हैं जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहें तो वो 5 बजे तक ही खुले रहते हैं, और 9 से 5 के बीच में जो सबसे अच्छा टाइम है इस जगह को एक्सप्लोर करने का है। तो भक्तपुर के अंदर ही घूम रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारा जो मार्केट है वो भी जो आपको है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर जो म्यूज़ियम्स है वो बने हुए हैं, और मतलब कुछ एक आप ये कह लो कि भक्तपुर एक अपने आप में एक पूरा मेरे को सिटी जैसा लग रहा है। इसके अंदर मार्केट भी है, कुछ म्यूज़ियम्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, और सबका टाइम अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर मैं अंदर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने रोक दिया कि कल 5 बजे के बाद आना, 5 बजे तक ही जो है ये ओपन रहता है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि सबका अपना अपना एक अलग यहाँ पर हिसाब किताब है। जो मार्केट है वो तो ओपन रहता ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम्स वगैरह जो बने हुए हैं वो शायद 5 बजे के बाद वहाँ पर जो एंट्री है वो बंद हो जाती है। तो ये जो भक्तपुर है इसके अंदर घूम रहे हैं, और ये जो पूरा हिस्सा है वो पूरा मार्केट है। तो अब मैं यहाँ से उस तरफ जाऊँगा, ये आप देख लीजिए पीछे जो है वो पूरा मार्केट है। तो भक्तपुर के अंदर ही यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर हैं वो भी बने हुए हैं। तो गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, कुछ लोग बता रहे थे उस तरफ, और यहाँ पर एक टेंपल जो था उसके अंदर अभी जो एंट्री है वो बंद है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। तो आप देखिए इस जगह को एक अलग ही फीलिंग है यहाँ पर, जैसे ओल्ड नेपाल जो उस समय रहा होगा, जो ओल्ड नेपाल है वो रहा होगा कुछ इसी तरह से। और काफ़ी ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं। भूकंप आने के बाद ये जो इमारतें हैं थोड़ी डैमेज हुई थी, लेकिन अभी भी जो ये चीज़ें हैं अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि भूकंप आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डैमेज ज़रूर हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो रिपेयरिंग का वर्क है उसके बाद इन बिल्डिंग्स को वापस से रिपेयर किया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे चारों तरफ इन इमारतों को, इन खूबसूरत इमारतों को, और ऐसे जो मंदिर हैं आप देख सकते हैं कि उधर से भी जब मैं आया तो ये कुछ इस तरह का आर्किटेक्ट आपको देखने को मिला था। और वहाँ पर एक मंदिर जो बना हुआ था उसमें एक अंकल मिले, मुझे बोल रहे थे वो कि अगर आप हिंदू हैं तो ही उस जगह पर आपको एंट्री मिलेगी। अब ऐसा मैंने कभी किसी टेंपल में, खासकर हिंदू टेंपल में नहीं सुना है, लेकिन हो सकता है नेपाल में ऐसा कुछ रूल हो। और इस हिस्से में भी कुछ मंदिर जो है वो मुझे नज़र आए। पीछे आप देख सकते हैं जो एक बिल्डिंग है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरती से नज़र आ रही है इस वक्त, जिस तरह से धूप की जो रोशनी है उसके ऊपर पड़ रही है। तो ये भक्तपुर जो मंदिर है, जो भक्तपुर जो हिस्सा है इसके अंदर आपको बहुत सारे जो मंदिर है वो नज़र आते हैं। साथ में जो यहाँ पर दरबार स्क्वायर है वो भी है। तो भक्तपुर के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में पूरा ये एक सिटी की तरह है। इसके अंदर मार्केट है, मंदिर है, और मंदिर तो बहुत सारे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पीछे मंदिर है, और पीछे आप इस इमारत को देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया गया है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी इमारत है, और अपने आप में जो एक पुराना नेपाल है उसकी झलक आपको इस इमारत में देखने को मिलती है। तो जो भक्तपुर है इसके अंदर आपको बहुत सारे मंदिर तो नज़र आते ही हैं, साथ ही ये एक पूरी तरह से यहाँ पर एक बड़ी सी जो मार्केट है वो भी है। तो नेपाल में साल 1950 से पहले इतने सारे लोग नहीं आते थे टूरिस्ट के लिए। जो नेपाल है वो ओपन नहीं था, लेकिन यहाँ की सरकार ने साल 1950 के बाद, यहाँ पर साल 1950 के बाद एक डिसीजन लिया गया जिसमें कि जो
टूरिस्ट है उनको अलाउ किया गया। नेपाल ने अपने दरवाजे टूरिस्ट के लिए खोले और उसके बाद से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो नेपाल आने लगे और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखने लगे। तो वाकई में अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है काठमांडू। विशेषकर जितने भी लोग नेपाल आते हैं वो काठमांडू को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और अपने आप में ही आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा जो शहर है अपने आप में बहुत सारी हिस्ट्री को जो है समेटे हुए है। यहाँ पर आके आप जो ओल्ड नेपाल है, जो एक पुराने समय में नेपाल रहा होगा, उसको संजो कर रखा गया है, मेंटेन करके रखा गया है। बावजूद इसके कि यहाँ पर एक बहुत भयानक भूकंप आया था, उसके कारण जो बहुत सारे जो डैमेजेस है वो हुए थे, तो कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुँचा था। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो खूबसूरती है वो आपको देखने को मिलती है। जो हिस्ट्री है अपने आप में ही बयां करती है। किसी भी तरह की आप ये बोलिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे आइए और यहाँ की जो वाइब है उसको फील कीजिए। तो मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं इसको 5 तलई मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो 5 तरह के आपको छतरियाँ या फ्लोर जो है वो ऊपर नज़र आते होंगे। तो ये जो 5 तलई मंदिर हैं ये माता लक्ष्मी का मंदिर है। और ऐसा एक और मंदिर मैंने उस तरफ भी देखा है, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। जो दरबार स्क्वायर है उसके पास भी इस तरह का एक मंदिर जो है वो बना हुआ है। तो ये मंदिर बंद है और शायद ही हमेशा ही बंद रहता है, क्योंकि किसी को भी जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं उसका गेट जो है वो बंद है। कुछ लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो सेल्फी ले रहे हैं और हो सकता है कि शायद सुबह के समय में ये ओपन होता हो या मैं लेट हो गया हूँ यहाँ आने में, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत कम जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर जो है फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, यहाँ की वाइब को फील कर रहे हैं। तो हम भी बस उन्हीं के साथ यही सब काम कर रहे हैं। मंदिर में अगर खुला रहता तो दर्शन करने भी हम ज़रूर जाते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे दूसरे मंदिर भी हैं यहाँ पर, जैसे कि वो वहाँ पर आपको एक टेंपल दिख रहा है, वो टेंपल भी ओपन है अभी, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और मंदिरों की इस जगह पर कोई कमी नहीं है, छोटे बड़े हर तरह के मंदिर हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे मंदिर भी हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक मूर्ति जो है वो लगी हुई है और वहाँ पर भी एक छोटा सा जो मंदिर है वो बना हुआ है। तो मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पर। मेरे पीछे जस्ट पीछे भी एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी मैं जाऊँगा अभी। ये जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है वहाँ भी चलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो डिज़ाइन जो है वो बहुत अलग लग रहा है। तो उस मंदिर को भी देखने चलते हैं अंदर से। वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद हमको जो है वो एंट्री दी जाएगी। तो ये देखिए अपने आप में एक जो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो लगा हुआ है। कपड़े, शूज़, जो भी आपको ख़रीदना है वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जैसे एक विलेज के अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जो सब्जियाँ हैं वो भी इस जगह पर मिलती है। तो यहाँ से ये जो रास्ता है ये पूरा कनेक्टेड है। यहाँ पे 3-4 जो इस तरह के जो रास्ते हैं वो डायरेक्ट सिटी से जो है कनेक्ट हैं। किसी भी तरफ से आप इसके अंदर जो है एंट्री कर सकते हैं। तो उधर भी जब मैं आया तो वो रास्ता भी जो था वहाँ पर कनेक्टेड था, और ये जो रास्ता है ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ से अगर हम जाना चाहें तो इससे बाहर भी जा सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। भक्तपुर जो है अपने आप में मुझे एक विलेज की तरह लगा। मुझे इसको देख के जब मैं जैसलमेर में था, वहाँ पर जो जैसलमेर का जो किला है, जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की जो चीज़ें थी वो मुझे नज़र आई। क्योंकि वो जो किला था वो भी अपने आप में पूरा एक शहर की तरह था, उसके अंदर भी सारी चीज़ें मिल रही थी, लोग रह रहे थे। और यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसा ही हाल मुझे नज़र आता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं या नहीं रहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए वहाँ पर कपड़े जो हैं वो ऊपर सूख रहे हैं। और इधर भी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं, और नीचे जो है हो सकता है कि मार्केट है। तो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक शहर की तरह जो है ये भक्तपुर बना हुआ है।
तो इस मंदिर की मैं बात कर रहा था जो हम उस तरफ से देख रहे थे, और वाकई में देखिए इसका जो डिज़ाइन है अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक बड़ी सी जो एक गोल्डन माला जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये जो माला जो टंगी हुई है या माला की तरह आप एक ये कह सकते हैं, ये यहाँ पर मंदिरों में मैंने इस तरह के मंदिर पहली बार देखे हैं। नेपाल में ही शायद इस तरह के मंदिर होते हों। यहाँ पर भी जो अधिकतर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो हिंदू देवी देवता के ही मंदिर है। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है, और वहाँ पर माता लक्ष्मी का मंदिर था। और इसी तरह से जो हिंदू देवी देवता हैं उन्हीं के बहुत सारे जो मंदिर है वो यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन आर्किटेक्चर एकदम डिफरेंट है। आपको शायद ही इंडिया में इस तरह का कोई मंदिर नज़र आए जिसमें इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो की गई हो। साथ ही आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप पीछे देखिए मंदिर है, और साइड में ये जो है एक जो बियर बार है वो भी बना हुआ है, बियर कैफ़े है। तो यहाँ पर ये बियर कैफ़े बना हुआ है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम अद्भुत लगी मुझे नेपाल में। और लोग भी बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ओपन माइंडेड हैं। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर मैंने देखा है कि काम करती हैं। तो साथ में ये बियर बार है, सही है या गलत है वो इस चीज़ को जज करना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि सब जगहों का अपना अपना हिसाब किताब रहता है, और हम यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। क्या सही है क्या गलत है वो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरफ देखिए ये बियर बार बना है, साथ में इधर मंदिर भी है, एक कैफ़े भी है, उधर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। तो जहाँ पर जो जगह मिल जाती है उसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। शायद कमर्शियली यहाँ पर स्पेस की भी कमी है, और स्पेस की कमी शायद इस जगह पे है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों ने कैफ़े खोल लिए हैं, कुछ लोगों ने अपने गेस्ट हाउस खोल लिए हैं। कैसे भी करके जो बिज़नेस है उसको रन करना चाहते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है। मैंने देखा है कि नेपाल में लोगों के पास शायद उतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए जैसे कि काठमांडू, यहाँ पर फिर भी टूरिज़्म के ऊपर जो कुछ चीज़ें हैं वो टिकी हुई हैं, कुछ लोगों का जो रोज़गार है वो चलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेपाल में उतना ज़्यादा लोगों के पास कामकाज मुझे नहीं लगता है कि है, जितना मैं अभी देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ इस देश को। तो काफ़ी देर से मैं लोगों को देख रहा हूँ कि ये सारे लोग जो है ऊपर जाकर जो है सेल्फी ले रहे हैं। मंदिर बंद है उसके बावजूद भी ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ से इस एरिया का जो नज़ारा है वो कैसे दिखता है। थोड़े जो विजुअल्स हैं वो भी अच्छे आ जाएंगे। ये जो मंदिर है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ना पड़ेगी, लेकिन चलते हैं ऊपर। तो इस मंदिर के पास हम आ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, और मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद है। पीछे के नज़ारे आप देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर है आपको पूरी तरह से नज़र आता है, और चारों तरफ से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए इधर से भी जो है एंट्री दी गई है। तो उस समय में जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो एकदम ओपन है, हर कोई कहीं से भी जो है एंट्री कर सकता है। और क्या माइंडसेट रहा होगा उस समय इस चीज़ को बनाने के पीछे, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये काठमांडू है ना, वो पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो आपको जो मंदिर नज़र आते हैं वो लकड़ी के मंदिर बने हुए हैं। तो भक्तपुर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको ये एरिया दिखाई देता है, और ये जो एरिया है इसी को दरबार स्क्वायर कहा जाता है। तो पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय में इस हिस्से का इस्तेमाल रॉयल सेरेमनीज करने के लिए किया जाता था, जैसे राजाओं का राज तिलक या ऐसे ही कुछ जो बड़े बड़े फंक्शंस होते होंगे वो यहाँ पर किए जाते थे। तो इस हिस्से में आपको कुछ बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और उस तरफ से जो है एंट्री है, जो गेट आपको नज़र आ रहा है पीछे की तरफ, इस हिस्से में एंट्री होती है जहाँ से भक्तपुर के अंदर आप आ सकते हैं। और वाकई में आपको यहाँ पर आना चाहिए, एक अलग ही झलक है यहाँ पर। मंदिरों की कोई कमी नहीं है इस हिस्से में भी, और नेपाल के दूसरे हिस्से में भी आप जब जाएंगे काठमांडू जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मंदिर है, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के नहीं, बहुत सारी जो बुद्ध मोनेस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर बनी हुई हैं।
पुराने समय में भले ही ये रॉयल सेरेमनीज़ के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं कि पीछे जो बिल्डिंग मेरी बनी हुई है इसको पूरी तरह से कमर्शियली यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे जो रेस्टोरेंट हैं वो बने हुए हैं, कुछ शॉप्स भी हैं इस तरफ। तो ठीक है, यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं और बिल्डिंग्स को मेंटेन भी करके रखना है, तो कुछ बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट किया गया है, कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं अंदर और अच्छा लगता है। आप आइए यहाँ पर, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अलग ही देखने को मिलती है। हालांकि ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। आप जब यहाँ पे कुछ खाते हैं तो ये यहाँ पर जो खाना है थोड़ा सा जो है आपको एक्सपेंसिव लग सकता है। तो जो यहाँ पर बिल्डिंग्स है वो कमर्शियली नहीं, गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। मैंने जैसे कि बताया कि इस दरबार स्क्वायर में मुझे कुछ ऑफिसेज भी नज़र आए, जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्हीं का एक ऑफिस बना हुआ है। तो इस तरह के कुछ ऑफिसेज आपको नज़र आते हैं। वहाँ पर भी एक कला संग्रहालय केंद्र जो है वो बना हुआ है। तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस, मार्केट और सारी चीज़ें यहाँ पर जब आप भक्तपुर में आते हैं तो देखने को मिलती हैं। खासकर इस हिस्से में ये इस जगह का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर अट्रैक्शन है ये कह सकते हैं आप। तो ये जो हिस्सा है भक्तपुर का एक मेन अट्रैक्शन कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो राजा महाराजा के समय जो रॉयल सेरेमनीज़ जो हैं वो हुआ करती थी और यहीं पर ये जो ये राज दरबार है या फिर जो दरबार स्क्वायर है, इसी हिस्से को जो है वो कहा जाता है। तो नेपाल की हिस्ट्री की बात की जाए तो नेपाल पहले गोरखा एम्पायर या गोरखा किंगडम के नाम से जाना जाता था और काठमांडू फाउंड किया गया था राजा गुलका महादेव के द्वारा साल 1723 में। तो जो काठमांडू है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्राचीन ये शहर है, जिसमें काठ का अर्थ होता है लकड़ी और मांडू का अर्थ होता है मंदिर। तो अपने आप में ही जो शहर है यानी कि लकड़ी का मंदिर, ये पूरे शहर का नाम है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्राचीन शहर है। आप सोचिए कि 1723 में उस समय इस शहर को खोजा गया था, फाउंड किया गया था और आज तक ये शहर कितना ज़्यादा जो है वो अपने साथ उसी समय की जो हिस्ट्री है उसको समेटे हुए है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको जो है महसूस होती है। आपको यहाँ पर जब आप आते हैं तो वो हिस्ट्री जो है वो आपको फील होती है। तो अब मैं यहाँ पर जो दत्तात्रेय मंदिर बना हुआ है उनके मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। इसी जगह पर आगे थोड़ा सा 5-10 मिनट दूर यहाँ पर जो मंदिर है वो है और वहाँ पर हम दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो दत्तात्रेय टेम्पल में मैंने दर्शन कर लिए। आप पीछे देख सकते हैं टेम्पल और अपने आप में ही बहुत अलग टेम्पल यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। हालांकि ये जो टेम्पल है मुझे लगता है कि ये 700-800 मीटर दूर है वहाँ से, जहाँ पर दरबार स्क्वायर है, जो हम जहाँ पर उस वक्त मैं शूट कर रहा था। तो अंदर जो है भजन मंडली बैठी हुई है, नेपाली भाषा में जो भजन है वो चल रहे हैं और अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे। यहाँ पर जो भक्तपुर के अंदर जितनी भी जगह थी उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी कभी आते हैं तो भक्तपुर को ज़रूर विज़िट करें नेपाल में और काठमांडू ज़रूर आएँ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। तो एक अच्छा माहौल बना, भक्तपुर में आके बहुत मज़ा आया और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल एक नए दिन के साथ नई जगह की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।